दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशोर सिंह चौहान और आज हम राजस्थान के प्रमुख दुर्ग की दूसरी सीरीज के अंतर्गत आज हम ऐसे दुर्ग का अध्ययन करेंगे जिसके लिए कहा गया है कि शेर के समान अंगड़ाई लेता हुआ दुर्ग। और इस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि अगर इस दुर्ग तक आपको पहुंचना है तो आपको पत्थर की टांगे चाहिए, है ना। तो आज हम जिस दुर्ग के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है सोनारगढ़ का किला जैसलमेर। तो जहां तक आप मेरे पीछे की संरचना को देख रहे हैं, सोनारगढ़ जैसलमेर, ये सोनारगढ़ जैसलमेर जो है दोस्तों, जैसलमेर नाम से ही पता है कि रेगिस्तान में बना दुर्ग है। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि इस दुर्ग की श्रेणी की बात अगर हम करेंगे कि दुर्ग किस प्रकार की श्रेणी में आता है, तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे श्रेणी, और श्रेणी में आ जाएगा दानवन दुर्ग। दानवन दुर्ग, दानवन दुर्ग दोस्तों ऐसा दुर्ग जो कि रेगिस्तान में बना हुआ हो, रेत ही रेत हो, इस प्रकार के क्षेत्र में अगर कोई किला या दुर्ग बना हुआ है तो उस दुर्ग को हम लोग दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। तो दोस्तों दानवन दुर्ग की श्रेणी का सबसे बेस्ट उदाहरण अगर पीछे की संरचना आप दिख रही है तो इसे कहते हैं दोस्तों सोनारगढ़ का किला। सोना, सूर्य की पहली किरण जब इन पीले पत्थरों के ऊपर गिरती है दोस्तों तो ये सोने की तरह चमकता है, इसी कारण इसका नाम सोनारगढ़ पड़ा, सोनगढ़ पड़ा। और सोने का मतलब होता है स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी दुर्ग भी इसको कहते हैं दोस्तों। और हम लोग बात करेंगे कि एक बंगला फिल्म के डायरेक्टर हैं सत्यजीत रे। सत्यजीत रे जो डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी जिसका नाम है सोनार किला। जो सोनार किला बनाने के बाद इस दुर्ग का नाम पड़ गया सोनारगढ़ दुर्ग। और जब दोस्तों आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि राजस्थान के जो 6 पहाड़ी दुर्ग हैं, 6 पहाड़ी दुर्ग जो हैं वो यूनेस्को की विश्व ऐतिहासिक सूची और विश्व ऐतिहासिक धरोहर के अंतर्गत शामिल है। उस 6 दुर्गों में से एक दुर्ग ये भी है जैसलमेर का किला। मैंने आपको पहले भी बताया था 6 जो दुर्ग हैं वो यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, उसमें से एक किला जैसलमेर का सोनारगढ़ भी है। एक कहावत देखिए दोस्तों कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगर और अधगढ़ बीकानेर, गढ़ दिल्ली गढ़ आगर और अधगढ़ बीकानेर और भलो चिनायो भाटियां सिरे तो जैसलमेर। दोस्तों भाटी राजपूतों की माथे का मोड़ है, माथे का प्रतीक है, भाटियों की मरोड़ है, यानी कि यहां पर जिस राजवंश ने शासन किया दोस्तों उसका नाम है भाटी। यहां पर जिस राजवंश ने शासन किया दोस्तों उसका नाम है भाटी राजवंश। भाटी राजवंश, भाटी राजवंश ने जैसलमेर रियासत के अंतर्गत यदुवंशी है, यादव वंश, यदुवंशी भाटी है ना। बड़ किवाड़ उतरादरा और भाटी जहलन भार, वचन राखो ब्रिजराज रा समहर बांधो सार। ये दूसरा जो इससे संबंधित वाक्य है कि बड़ किवाड़, उत्तर बड़ किवाड़ कहते हैं इस किले को, भाटी जहलन भार और वचन राखो ब्रिजराज रा समहर बांधो सार। कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगर और अधगढ़ बीकानेर और भलो चिनायो भाटियां सिरो तो जैसलमेर। आप सोचिए कि जैसलमेर के अंतर्गत भाटी राजवंश ने शासन किया, उसको सिर की संज्ञा दी गई है यहां पर दोस्तों। देखिए ये दोस्तों अगर आप संरचना देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि इसके चारों तरफ रेत ही रेत है। और ये जो एक आपको संरचना नजर आ रही है इस दुर्ग की, ऐसा लग रहा है कि ये जहाज खड़ा है। तो दोस्तों देखिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहां से अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये देखो दोस्तों, ये देखो यहां से इस प्रकार है, तो मुझे लग रहा है कि ये जहाज के समान आकृति दिख रही है, जहाज के समान आकृति। और जब जहाज के समान आपको आकृति नजर आ रही है तो इसकी कहावत हो गई, ये कहावत हो गई दोस्तों कि रेत के समंदर में लंगर डाले हुए जहाज के समान आकृति। चारों तरफ दोस्तों रेत रेत नजर आ रही है और उसके बीच में अगर मान लो कोई जहाज खड़ा है तो उसकी संज्ञा दी गई है कि रेत के समंदर में लंगर डाले हुए जहाज के समान।
दोस्तों अगर ये प्रश्न परीक्षा में आ जाता है तो आप इस चित्र को देख करके ही अनुमान लगा सकते हैं कि ये एक जहाज के समान जो आकृति दिखाई दे रही है तो वो किला ऑटोमेटिक हो जाएगा सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर, क्योंकि चारों तरफ रेत ही रेत है। तो परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा कि रेत के समंदर में लंगर डाले हुए जहाज के समान आकृति वाला किला कौन सा है, तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर। थार के मरुस्थल की शोभा बढ़ा रहा जैसलमेर दुर्ग की नींव श्रावण शुक्ला सप्तमी विक्रमी संवत 12 जुलाई 1155 को राव जैसल भट्टी ने इंसाल ऋषि की सहायता से, दोस्तों यहां पर एक ऋषि हैं जिसका नाम है इंसाल ऋषि। परीक्षा में सीधा सा प्रश्न आ जाता है कि जैसलमेर दुर्ग की नींव किसने रखी, तो रावल जैसल भाटी। रावल जैसल भाटी ने 12 जुलाई 1155 को रावल जैसल भाटी ने इंसाल ऋषि की सहायता से, इंसाल ऋषि की सलाह से 1155 ईस्वी के अंतर्गत सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर की नींव रखी थी। लेकिन कुछ समय पश्चात में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके पश्चात जो आधा अधूरा कार्य करवाया गया था वो काम करवाया था शालिवाहन सिंह भाटी द्वितीय। शालिवाहन सिंह द्वितीय ने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था या वर्तमान स्वरूप दिया था। तो यहां पर सीधी सी बात है कि यहां पर अगर हम लोग देखते हैं, ये रहा ये चित्र दोस्तों नजर आ रहा है, ये है रावल जैसल भाटी। रावल जैसल भाटी, रावल जैसल भाटी ने 12 जुलाई 1155 को इंसाल ऋषि की सहायता से जिस दुर्ग का निर्माण करवाया दोस्तों वो है सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर। और ये देखिए जैसलमेर के महारावल शालिवाहन द्वितीय, शालिवाहन द्वितीय। तो परीक्षा में दोस्तों दोनों मैंने चित्र बना करके आपको दिखा दिए हैं, चित्र दिखा करके कि जैसलमेर दुर्ग की नींव किसने रखी या जैसलमेर दुर्ग की स्थापना, जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने किया, तो सीधा है रावल जैसल भाटी। रावल जैसल भाटी ने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया। लेकिन अगर पूर्ण किसने कराया तो आप दोस्तों लिखेंगे वर्तमान स्वरूप दिया। वर्तमान स्वरूप किसने दिया दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा, बोलो शालिवाहन द्वितीय, शालिवाहन सिंह भाटी द्वितीय दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों देखेंगे इस दुर्ग के अन्य नाम क्या क्या है, किस किस नाम से इसे जाना जाता है। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहां पर, पहला नाम है जैसलमेर दुर्ग। जिस स्थान के ऊपर दोस्तों ये बना हुआ है वह जैसलमेर कहलाता है। इसी कारण इस दुर्ग को जैसलमेर का किला या जैसलमेर दुर्ग कहा गया है, क्योंकि इस दुर्ग का निर्माण कराने वाला व्यक्ति रावल जैसल भाटी था। इसी कारण से जैसलमेर दुर्ग नाम पड़ा। 2 नंबर पे दे रखा है राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं लिविंग फोर्ट की, दोस्तों अगर मैं बात करूं लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट का मतलब दोस्तों ऐसा किला या ऐसा दुर्ग जहां पर आज भी उस किले में पब्लिक या लोग निवास करते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जहां आज भी उस दुर्ग या किले में लोग निवास करते हो। सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है वो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट जिसके बारे में आज हम बहुत डीप से अध्ययन कर रहे हैं, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ है दोस्तों, जैसलमेर। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों लोहागढ़, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। दोस्तों
चौथे नंबर पर आता है कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद, और लास्ट 5वें नंबर पे आ जाएगा तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। दोस्तों, लिविंग फोर्ट ऐसे किले या ऐसे दुर्ग जहां पर आज भी वहां पब्लिक रहती है। कभी आप तारागढ़ के अंतर्गत जाते हैं, तारागढ़ अजमेर के अंतर्गत जाते हैं, तो वहां पर एक सूफी संत मीरान साहब की दरगाह है और उसी के पास में उनका घोड़ा जो डेथ हो गई थी, उस घोड़े को दफनाया गया था, वहां पर घोड़े की मजार है। जब हम वो लोग देखने के लिए जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां पर आज भी जो लोग मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो वहां पर रहते हैं। इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत हम जाते हैं तो चित्तौड़गढ़ में तो पूरी की पूरी कॉलोनियां बसी हुई है, मकान के मकान है, जहां पर आज भी लोग निवास करते हैं। सोनारगढ़ के अंतर्गत आप जाते हैं तो वहां पर भी पब्लिक आपको रहती है। कुंभलगढ़ में जाएंगे तो वहां पर आपको जाते ही आपके कुंभलगढ़ की जो किले की दीवार है उसके अंदर भीलों के बड़े बड़े घाव है 2-3, और उसके साथ साथ में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वह मुस्लिम समुदाय के लोग किले के भीतर रहते हैं। और किले के अंतर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जो किला कुंभलगढ़ के नाम से बना हुआ है वो भी वहां पर स्कूल चलती है राजस्थान सरकार के द्वारा। लेकिन यह है कि वहां पर जो पब्लिक रहती है वो मकान का निर्माण कार्य वगैरह अगर उनको करवानी होती है तो पुरातत्व विभाग होता है, उसकी परमिशन के बगैर काम में नहीं होता, परमिशन लेनी बहुत जरूरी। इसी प्रकार जो लोहागढ़ का दुर्ग है, लोहागढ़ भरतपुर में है, तो वहां पर भी क्या हो रहा है दोस्तों, वहां पर भी लोग रहते हैं। तो दोस्तों लिविंग फोर्ट, तो राजस्थान का जो दूसरा लिविंग फोर्ट है हम लोग चर्चा कर रहे थे जिसके बारे में, दोस्तों हम लोग जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट है जैसलमेर का किला। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वापस अपन उसी संरचना में आ जाते हैं। रेत के समंदर में लंगर डाले हुए जहाज के समान आकृति, ये पहले नंबर पे हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों कि रेत के समंदर में लंगर डाले हुए जहाज के समान जो आकृति है दोस्तों, रेत के समंदर में लंगर डाले हुए जहाज के समान आकृति। 2 नंबर पे देखा कि जैसलमेर दुर्ग और राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट। 3 नंबर दे रखा है गोरहरा दुर्ग। दोस्तों ये दुर्ग जिस पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है कहते हैं कि उस पहाड़ी का नाम है गोरहरा पहाड़ी। क्या होता है दोस्तों, लेकिन कहीं कहीं दे रखा दोस्तों किताबों के अंतर्गत त्रिकूट पहाड़ी। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, गोरहरा पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, इसी कारण इसका नाम गोरहरा दुर्ग पड़ा है। त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है इसलिए इसको त्रिकूटगढ़ कहते हैं, तो गोरहरा दुर्ग। अगला दे रखा है बाटियों की मरोड़। दोस्तों आप सोचिए कि जिस रियासत के अंतर्गत वहां के राजा भाटी राजपूत हो तो नेचुरली बात है इतना बड़ा अगर विशाल किला या विशाल दुर्ग की निर्माण अगर करवाया गया हो तो नेचुरली उनकी तो मरोड़ तो होगी, वट वाली बात होती है। तो दोस्तों इसको कहते हैं बाटियों की मरोड़। क्या बोलते हैं दोस्तों, बाटियों की मरोड़। और यह देखिए दूर से दिखता है शेर के समान अंगड़ाई लेता हुआ किला। जैसे अगर कोई दूर से देखोगे इस किले के बारे में तो आपको लग रहा होगा शेर जैसे अंगड़ाई ले रहा हो, अभी भी नींद में से उठा हो और शेर अंगड़ाई ले रहा हो या बब्बर शेर की तरह खुला मुंह हो। अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, ऐसा दुर्ग दिखता है कि शेर के समान अंगड़ाई लेता हुआ किला। तीसरा, जैसे गुलाब का फूल खिल रहा हो और उसके चारों तरफ रेत रेत हो, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान और गलियों वाला दुर्ग। दोस्तों इसको तो आपको रट करके ही जाना है, सर्वाधिक गलियों वाला दुर्ग। इतनी सारी, अगर आप कभी वहां जाएंगे तो इतनी गलियां उस दुर्ग के अंतर्गत गलियां ही गलियां हैं, इसलिए नाम पड़ गया सर्वाधिक गलियों वाला किला या गलियों वाला दुर्ग। डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता, डॉक्टर मोहन लाल गुप्ता, डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता ये कहते हैं कि विश्व के मरुस्थलीय दुर्गों में सबसे सर्वश्रेष्ठ किला अगर कोई है तो ये सोनारगढ़ दुर्ग है। दोस्तों विश्व के सबसे मरुस्थलीय दुर्गों के अंतर्गत, मरुस्थलीय दुर्गों में सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है दोस्तों तो वो है
सोनारगढ़ का किला जैसलमेर। डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता एक बहुत ही प्रतिष्ठित हिस्ट्री के लेखक हैं और मोहनलाल गुप्ता सर ये कहते हैं कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ दुर्गों में ये किला शामिल है। इतना अच्छा किला बताया गया है, नाम से ही पता है। सोनगिरी, सोनगढ़, स्वर्णगिरी, इन तीनों के बारे में एक ही बात होती है कि जब सूर्य की पहली किरण गिरती है तो एक तो ये दुर्ग पीले पत्थरों से निर्मित है, पीत पत्थर, पीले पत्थरों के ऊपर जब सूर्य की रोशनी गिरती है दोस्तों, तो दूर से ऐसा लगता है कि स्वर्ण आभा लिए हुए, जैसे कि सोने की खान में से जब रोशनी निकलती है ना पीली पीली, तो वैसा ये किला नजर आता है। इसलिए इसका नाम पड़ गया सोनगिरी। देखो सोनगिरी, सोनगढ़ या स्वर्णगिरी। अगर स्वर्णगिरी आ रहा है तो यहां पर जाना है जैसलमेर, और सुवर्णगिरी आ रहा है दोस्तों तो उत्तर हो जाएगा जालोर। सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी अगर आ जाएगा दोस्तों तो उत्तर हो जाएगा जालोर। अगर आधा स आ रहा है स्वर्ण, आधा स स्वर्ण, तो जैसलमेर। पूरा सु आ रहा है दोस्तों तो आपको जाना है जालोर। सुवर्णगिरी और स्वर्णगिरी, ठीक है दोस्तों, सुवर्णगिरी और स्वर्णगिरी। तो सुवर्णगिरी और स्वर्णगिरी के अंतर्गत आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, मैंने आपको ट्रिकली याद करना भी बता दिया है कि किस प्रकार से आपको याद करना है। अगर मैंने कहा कि सु आता है पूरा लिखा हुआ तो दोस्तों आपको जाना है जालोर के अंतर्गत, आधा स आता है तो आपको जाना है जैसलमेर के अंतर्गत। पश्चिमी सीमा का प्रहरी दुर्ग, ये तो पश्चिम में बना हुआ है तो याद करना ही नहीं है। उत्तर भड़किवाड़, त्रिकूटगढ़ और जैसानगढ़। देखिए उत्तर भड़किवाड़, किवाड़ का मतलब होता है दरवाजा, अभी अभी तो हम लोगों ने देखा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा जैसलमेर का किला। तो दोस्तों देखिए इतने सारे जो नाम हैं, ये नाम सारे के सारे नाम जैसलमेर दुर्ग के। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रेत के समंदर में लंगर डाले हुए जहाज के समान आकृति, जैसलमेर दुर्ग या जैसलमेर का किला। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट, गोरहरा दुर्ग, बाटियों की मरोड़, शेर के समान अंगड़ाई लेता हुआ किला। रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, गलियों वाला दुर्ग। विश्व के मरुस्थलीय दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता सोनगिरी, सोनगढ़, स्वर्णगिरी। पश्चिमी सीमा का प्रहरी दुर्ग, उत्तर भड़किवाड़, त्रिकूटगढ़, त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है, और जैसानगढ़, गढ़ जैसान, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जोधानगढ़ आएगा तो जोधपुर जाएगा, जैसानगढ़ है तो जैसलमेर जाएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर इस दुर्ग को आपको देखना है तो इतना ऊंचाई पर भी बना हुआ है, इतना चल के जाना पड़ेगा कि आपकी जो पांव की टांगे हैं वो टांगे दर्द से दुखने लग जाएगी। तो अबुल फजल ने यह कहा कि अगर आपको इस दुर्ग में जाना है तो आपको आपकी टांगे पत्थर की होनी चाहिए। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि घोड़ा कीजिए काठ का और पग कीजिए पाषाण और अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसान। अरे वाह क्या बात कर दी अबुल फजल ने। अबुल फजल ने यह कहा कि घोड़ा कीजिए काठ का और पग कीजिए पाषाण। ये देखिए दोस्तों परीक्षा में प्रश्न आएगा कि दोस्तों बताइए अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि जहां पहुंचने के लिए आपको पत्थर की टांगे चाहिए। तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा सोनारगढ़ दुर्ग, जैसलमेर। ये दोस्तों निर्माण पहले भी बता चुका हूं, रावल जैसल भाटी ये रहे। रावल जैसल भाटी ने इसका प्रारंभिक निर्माण करवाया और इस किले का वर्तमान स्वरूप दिया सालिवाहन भाटी द्वितीय। ये दोस्तों अब किले के प्रमुख महलों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये प्रमुख महल है, प्रमुख महल नाम है गजविलास महल या महाराजा पैलेस। देखिए दोस्तों इसकी संरचना बता देता हूं, इनके बारे में कुछ नहीं आता है, खाली नाम पूछते हैं कौन सा महल कहां है। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर और अद्भुत दृश्य अगर आपको देखने का मिलेगा। तो यहां पर देखिए इनकी कलाकृति देखिए आप, यहां पर ये स्थापत्य कला देखिए कितनी अच्छी स्थापत्य कला है,
कितने अच्छे जाली जरोखे, खिड़कियां, कंगूरे और देखिए छतरियां, झांकने के लिए जरोखे, ये सारी की सारी जो संरचना है ये है दोस्तों गढ़ पैलेस महल। ये है दोस्तों बादल महल, इसको ताजिया टावर के नाम से जानते हैं। ये बादल महल है, ये 5 मंजिला इमारत है। इसका निर्माण है जो सिलावट जाति के लोगों ने किया था। सिलावट जाति के लोगों ने किया और सिलावट जाति के लोगों ने बनाया और यहां के महारावल साहब को भेंट कर दिया। यहां पर कहा जाता है कि इसकी छत यहां पर, इस जगह यहां पर घूम रहे व्यक्ति को बादलों में घूमने जैसा एहसास होता है। इसी कारण इसका नाम पड़ा बादल महल। दोस्तों यहां पर बादल महल लगभग सब जगह मिलेंगे, हर जगह। अगर मैं बादल महल मान लो कुंभलगढ़ की बात करूं तो 9 मई 1540 के दिन जो बादल महल है उसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। जगह जगह आपको बादल महल मिल जाएंगे। अगर मैं रणथंभौर दुर्ग की बात करूं तो वहां पर भी बादल महल है, यहां पर भी बादल महल है। लेकिन यहां जो बादल महल है इसके लिए ऐसी कहावत है कि इसकी छत पर घूम रहे व्यक्ति को बादलों में घूमने जैसा एहसास होता है। इसी कारण इसका नाम पड़ गया बादल विलास महल या बादल महल, और इसको ताजिया टावर भी कहते हैं। ये दोस्तों देखिए जवाहर विलास पैलेस या इसाल बंगला कहते हैं। जवाहर सिंह जी भाटी थे, उन्होंने बनाया है ये जवाहर विलास पैलेस, इसाल बंगला। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद कर देना। इसाल बंगला किसे कहते हैं? जवाहर विलास पैलेस को। ये भी एक महल है अंदर से। ये देखिए दोस्तों शीश महल, इसका निर्माण कराया था महारावल अक्षय सिंह जी ने। या तो सर्वोत्तम विलास महल कहते हैं या शीश महल कहते हैं दोस्तों। ये रे महारावल अक्षय सिंह जी ने इसका निर्माण कार्य करवाया। निर्माण अक्षय सिंह जी, अक्षय सिंह, महारावल अक्षय सिंह। दोस्तों आज दिन तक कभी प्रश्न नहीं आया है कि कहां पर कौन सा किस दुर्ग में ये महल है। महलों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो सिलेक्टेड बहुत फेमस महल होते हैं उनसे, लेकिन फिर भी हमारे को प्रश्न आ सकते हैं। ये संभावना जाहिर करते हुए सभी प्रश्नों को पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। चाहे वो जवाहर विलास पैलेस हो, चाहे वो इसाल बंगला हो, चाहे वो सर्वोत्तम विलास महल या शीश महल हो, इन सब के नाम याद करके जाने हैं अपने को परीक्षा में। और ये पता लगाना है कि दोस्तों ये महल किस दुर्ग में स्थित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सोनारगढ़ दुर्ग। ये देखिए दोस्तों मोती महल या रंग महल। रंग महल और मोती महल दो अलग अलग हैं। एक रंग महल है, दूसरा मोती महल है। इसका निर्माण कार्य करवाया था मूलराज भाटी द्वितीय, मूलराज भाटी सेकंड। दोनों रंग महल और मोती महल, रंग महल और मोती महल। दोस्तों ये रंग महल है, रंग महल और मोती महल दो महल है। दोनों महलों का निर्माण कराया था मूलराज भाटी द्वितीय ने करवाया था। तो ये भी एक प्रश्न है, महलों से रिलेटेड ही है। ये दोस्तों देखिए आपको एक, ये देखिए दोस्तों यहां पर आपको एक कुआं नजर आ रहा होगा। ये देखिए दोस्तों यहां पर मैं संरचना बनाता हूं इस प्रकार। ये ऐसा एक गहरा कुआं है, कुआं। दोस्तों इसको कहते हैं जेसलू कुआं, जेसलू, जेसलू कुआं। और दोस्तों जेसलू कुएं के बारे में ये कहा गया है कि इसका जो निर्माण हुआ है वो कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हुआ है। ऐसी मान्यता है, ऐसी कहावत है। अब हम लोग विश्वास करें नहीं करें ये चीज अलग बात है, बट जेसलू जो कुआं है उसका निर्माण ऐसा माना जाता है कि कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हुआ है। तो दोस्तों देखिए जो जेसलू कुआं है इसका निर्माण कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हुआ, ऐसी मान्यता है। तो दोस्तों जो जेसलू कुआं है, इस जेसलू कुआं का निर्माण
कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हुआ, ऐसी मान्यता है, मानते हैं वहां पर लोग के जो जसलू कुआं ये दिखाई दे रहा है, इस जसलू कुआं का निर्माण है वो कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हुआ है। इसके अलावा दोस्तों दो कुएं हैं, एक कुएं का नाम है बुल्लीसर, बुल्लीसर कुआं, एक कुएं का नाम है रानीसर कुआं, रानीसर। ये जो दोनों कुएं हैं इनका जो निर्माण करवाया था वेरी सिंह ने, वेरी सिंह भाटी, वेरी सिंह भाटी या वेरसी भाटी। तो दोस्तों तीन कुएं हो गए, एक जेसलू कुआं, एक बुल्लीसर कुआं, एक रानीसर कुआं। जेसलू कुएं का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हुआ। बुल्लीसर और रानीसर दोनों जो कुएं हैं उनका निर्माण करवाया वेरी सिंह या वेरसी, कहीं कहीं वेरसी नजर आता है, कहीं कहीं वेरी सिंह है, एक ही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान का केवल एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों साका क्या होता है? जब चारों तरफ से युद्ध क्षेत्र के अंतर्गत दुश्मन की सेना उस दुर्ग को घेर लेती है, तो जितने सारे पुरुष सदस्य होते हैं वो सिर के ऊपर केसरिया साफा पहन करके और केसरिया वस्त्र धारण करके मरने के लिए और वीर गति को प्राप्त करने के लिए दुश्मन सेना से भिड़ जाते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों केसरिया। और इसके साथ में जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो किले में विराजमान रानियां हैं, महारानियां हैं या माताएं बहनें हैं, वो अपने सतीत्व और अस्तित्व की रक्षा करने के लिए अग्नि को समर्पित हो जाती थी, जल को समर्पित हो जाती थी और अपने आप को शांत कर लेती थी, मृत्यु को प्राप्त कर लेती थी। उसको कहा जाता है दोस्तों जोहर। जब अपन साका की बात करते हैं तो उसमें केसरिया और जोहर दोनों जब शामिल होते हैं तो उसे कहा जाता है साका। लेकिन दोस्तों ये एक राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। जब तीसरा हो रहा था, तीसरा युद्ध हुआ था, तो उसमें सिर्फ केसरिया हुआ, जोहर हुआ ही नहीं। तो इसी कारण से ये ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों पहला जो आरपीएससी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है यह है 2/1/2, यानी कि ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है, ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। ये दोस्तों ये है दोस्तों मूलराज भाटी, मूलराज भाटी। और ये है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। उस वक्त मूलराज भाटी जो कि यहां का शासक था उसके खिलाफ इसने अटैक किया था। तो दोस्तों देखिए हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यहां पर प्रथम साका डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1312 ईस्वी में। हम लोग अलग अलग तारीखों मानते हैं। वैसे किसी किताब के अंतर्गत ऑथेंटिक तारीख नहीं दे रखी है कि इसी तारीख को साका हुआ था, बट डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा एक बहुत बड़े इतिहास के ज्ञाता थे। उन्होंने ये कहा कि ये जो साका हुआ है ये लगभग 1312 ईस्वी के अंतर्गत हुआ है। आपको याद करने के लिए दोस्तों क्या याद करना है? आपको याद कर देना है अमूल। अमूल, तो दोस्तों जब हम अमूल की बात कर रहे हैं ऐसे हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, और मूल से हो जाएगा दोस्तों मूलराज भाटी, मूलराज भाटी। तो दोस्तों बीच में वर्सेज का निशान लगा लेता हूं मैं। अलाउद्दीन खिलजी और मूलराज भाटी के बीच में यह पहला युद्ध हुआ था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है और मूलराज भाटी हार जाता है। और जो जोहर का कार्य करती है जोहर, वो जोहर होता है सामूहिक रूप से रानियों के द्वारा, सामूहिक रूप से रानियां जोहर करती है रानियों द्वारा। यहां पर दोस्तों सामूहिक रूप से रानियां जोहर करती है। अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करता है तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है।
ये दोस्तों राजस्थान, इसमें सोनारगढ़ का पहला साका 1312 के अंतर्गत। यह है दोस्तों दूसरा साका। दूसरे साके के अंतर्गत रावल दूदा और दुर्जनसाल, ये जो दोस्तों फोटो नजर आ रहा है इसको कहते हैं रावल दूदा यानी कि दुर्जनसाल। रावल दूदा को ही कहते हैं दोस्तों दुर्जनसाल, दुर्जनसाल। और यह है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था। उस समय दोस्तों रावल दूदा या दुर्जनसाल इस किले में विराजमान थे और फिरोज शाह तुगलक ने जब आक्रमण किया था तब इनकी हार हो जाती है। तो दोस्तों इसके बारे में हम तो लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। यहां पर सोनारगढ़ दुर्ग का दूसरा साका, ऐसा माना जाता है दोस्तों कि ये जो 1359 ईस्वी के अंतर्गत हुआ है। कहीं कहीं आपको 1357 भी देखने को मिल जाएगा। 1359 याद करना है। और इसके अंतर्गत अगर अपन 100 जोड़ेंगे तो 1459 हो जाएगा, जिस समय आपको मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी। यानी मेहरानगढ़ दुर्ग या जोधपुर की जो नींव रखी थी 1459 में, उसमें अगर अपन 100 साल और जोड़ेंगे तो 1559 हो जाएगा। और उदयपुर की स्थापना हुई थी महाराणा उदय सिंह के द्वारा। तो 1359, 1459 और 1559। देखिए याद करने का भी तरीका है। अगर मान लो कि मैं बात करूं दोस्तों 1459, 1559, तो दोस्तों आप लोग देखेंगे 1459 के अंतर्गत क्या बना, मेहरानगढ़ की स्थापना हुई। 1559 में क्या हुआ, उदयपुर की स्थापना हुई। तो सिंपल सी बात है, इसके अंतर्गत 100 साल घटा दो, 1359 में क्या हुआ। तो आप लोग बोलोगे सर चित्तौड़गढ़ का सोनारगढ़ जैसलमेर का दूसरा साका हुआ 1359, 1459, 1559। भाई याद आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल एक लिंक बिठाना है कि ये क्या चीज है, आपको लिंक बिठा देना है ना। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे। तो मैंने यहां पर एक लाइन लिख दी दोस्तों, ये देखिए मैंने लिखा फिर दूध आ गया, है ना, वो अमूल था, ये दूध है। फिर से हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और इससे वर्सेज हो जाएगा रावल दूदा, या इसी को बोलते हैं दुर्जनसाल, दुर्जनसाल। और इसी की तरफ से जो सेना के अंतर्गत आए थे वो था सेनापति जसहड़ भाटी। एक और सेनापति थे जिसका नाम है उत्तेराव, और एक चारण कवि था जिसका नाम था हूफा चारण, हूफा चारण। दोस्तों ये चारण जाति के जो लोग होते हैं इनकी वाणी इतनी ओजस्वी होती है कि कहते हैं कि मुर्दा भी खड़ा हो जाता है। जब युद्ध हो रहा था फिरोज शाह तुगलक जीत गया, रावल दूदा की सेना हार गई और इधर जौहर रानियां करने को तैयार थी, जौहर रानियों के द्वारा, रानियों द्वारा। तो दोस्तों ऐसी इतिहास में बात मिलती है कि रावल दूदा ये दुर्जनसाल की पत्नी महारानी थी। उसने ये कहा इस हूफा चारण को कि जब तक मेरे पति की मुझे गर्दन या मुझे चेहरा नहीं देखूंगी तब तक मैं जौहर में नहीं कूदूंगी। अब दोस्तों हूफा चारण को कहा, हूफा चारण जब युद्ध क्षेत्र में जाता है तो वहां पर बहुत एक अजीब सी स्थिति होती है कि चारों तरफ राजपूतों की लाशें पड़ी है और इधर डेड बॉडी पड़ी है, गर्दनें कटी हुई है।
अब आप सोचो, फिरोज शाह तुगलक ने लेके कहा कि भाई तू क्यों आया? उसने बोला कि महारानी ने कहा है कि जब तक मैं मेरे पति के गर्दन नहीं देखूंगी तब तक मुझे मेरे मतलब मन को शांति नहीं मिलेगी, इसलिए मेरे को गर्दन देखनी है। तो फिरोज शाह तुगलक ने लेके हुफाचारण को कहा कि बेवकूफ, तू इतनी लाशों के बीच में कैसे पहचानेगा कि तेरा राजा कौन है या महाराज कौन है? बोले साहब, मैं जब बोलूंगा, वाक्य बोलूंगा, तो गर्दन जो होगी या लाश पड़ी हुई होगी, वो गर्दन स्वतः ही मंद मंद मुस्कुराएगी, हंसेगी। और कहा जाता है दोस्तों कि ये हुफाचारण जब उस युद्ध के अंतर्गत अपने दोहे बोले उसने महाराजा दुर्जनशाल के प्रति, महारावल दुर्जनशाल के प्रति, तो दुर्जनशाल की जो गर्दन कटी हुई पड़ी थी वो चेहरे पर हंसने लगी, और हंसने के पश्चात उसको पता चल गया कि ये मेरे महारावल है। और कहा जाता है दोस्तों कि उस गर्दन को लेकर के जब वो महलों के भीतर प्रवेश करने के लिए गया, फिर उस महारानी ने अपने पति के अंतिम दर्शन किए और फिर उसके पश्चात वो अग्नि को समर्पित हुई। ऐसे ऐसे दोस्तों इतिहास में उदाहरण मिलते हैं। ये वही हुफाचारण है जिसके बारे में हम लोग अनभिज्ञ हैं। तो दोस्तों ये राजस्थान में सोनारगढ़ का दूसरा साका 1359 या 1357 अपन याद कर सकते हैं। रावल दूदा या दुर्जनशाल के साथ जसड़ भाटी, उत्तेराव भाटी, हुफाचारण। इधर फिरोज शाह तुगलक आता है, फिरोज शाह तुगलक जीत जाता है, दुर्जनशाल हार जाता है और रानियों के द्वारा सामूहिक रूप से जौहर किया जाता है। इस प्रकार ये दूसरा साका खत्म होता है। अब हम बात करते हैं सोनारगढ़ का तीसरा अर्ध साका। तीसरा दोस्तों अर्ध साका, अर्ध साका। तीसरा जो अर्ध साका हुआ था वो 1550 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। यह है दोस्तों महारावल लूणकरण भाटी। ये दोस्तों महारावल लूणकरण भाटी, लूणकरण भाटी। और यह है दोस्तों कंधार का शासक, कंधार का शासक अमीर अली खां, अमीर अली खां, अमीर अली खां दोस्त है ना, अमीर अली खां। अब दोस्तों देखिए, ये कंधार का शासक अमीर अली खां और ये जो लूणकरण भाटी, ऐसा कहते हैं कि ये दोनों पगबंद या पागबंद जो होते हैं वो आपस में भाई थे। लेकिन ये क्या करता है कि इसके साथ में धोखा करता है और इसके साथ इसके ऊपर अटैक करता है। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है, ऐसी कहावत है कि देखिए जब 1550 के अंतर्गत तीसरा अर्ध साका, तीसरा अर्ध साका 1550 1550 ईस्वी, 1000 फिर आधा 500 फिर 100 का आधा 50, 1000 फिर आधा 500 फिर आधा 50, 1550। याद करने का तरीका है यार ये 1550। फर्स्ट में तो गोपीनाथ शर्मा ने 1312, फिर 1359, 1459, 1559 याद करने की ट्रिक बताई। फिर अब ये आधा साका हुआ, आधा आधा कितना होता रे? अरे भाई 1000 का आधा 500 फिर 100 का आधा 50, तो 1550 हो गया। अब यहां पर क्या करना है कि आपको याद करने का तरीका बताऊं। अमीर आदमी होता है वो लूण खाता है। क्या खाता है? अमीर आदमी होता है वो लूण खाता है। तो अमीर से क्या हो जाएगा? अमीर अली खां, अमीर अली खां। और लूण से क्या हो जाएगा? लूणकरण भाटी। ये रहा लूणकरण भाटी, ये लूणकरण भाटी। अमीर अली खां जीत जाता है, लूणकरण भाटी हार जाता है। अब होता क्या है दोस्तों कि जैसे कि ये अभी मैंने बताया था कि आपस में इनका भाई का रिश्ता था, ये नहीं भाई मानते थे। तो दोस्तों एक दिन सुबह सुबह क्या होता है, इसकी तरफ से कुछ पालिकियां और कुछ महिलाएं मुस्लिम महिलाओं की ड्रेस और बुर्का धारण करने के बाद दरवाजा खटखटाते हैं सोनारगढ़ का, अखे पोड़ का। तो देखता है, एक सैनिक देखता है वहां पर कि कौन है, तो बाहर जाके देखता है काफी सारी मुस्लिम महिलाएं होती है, वो बुर्का पहन के खड़ी है। पूछते हैं कि भाई कैसे आना हुआ, तो ये कहते हैं कि आज ईद है और हमारी जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम औरतें हैं, वो आपकी रानियों से ईद मुबारक करना चाहती है या ईद की मिलना करना चाहती है। तो राजपूत बेचारे इतने भोले थे, उन्होंने बिना सोचे समझे सुबह सुबह 5-6 बजे की बात थी, दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वो सारी की सारी मुस्लिम महिलाएं अंदर आई, पालिके लेकर के या खुद आई और अपने कपड़े फेंके, और अंदर से तो सैनिक निकले, अमीर अली के सैनिक, और मार दहाड़ काट वहां पर स्टार्ट कर दी। जब
लूणकरण भाटी को पता चला कि यार ये क्या हो गया। तो देखिए दोस्तों, दो तरह के मत मिलते हैं। एक मत के अनुसार तो युद्ध इतना भीषण होता है कि सारे राजपूत जो योद्धा होते हैं वो मारे जाते हैं। इसका मतलब यहां पर केसरिया तो हुआ, यानी सारे के सारे मारे जाते हैं, तो केसरिया तो हुआ। परंतु इतना कम समय मिला कि जो अग्नि कुंड थे, आग लगाने के लिए, जौहर करने के लिए आग लगानी पड़ती है, लकड़ियां इकट्ठी करनी पड़ती है, वो समय ही नहीं मिला। तो इसका मतलब जौहर नहीं हुआ, जौहर नहीं हुआ। तो दोस्तों आधा ही तो हुआ, पूरा साका तो हुआ ही नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं अर्ध साका। तीसरा जो हुआ अर्ध साका, पहला हुआ पूरा साका, दूसरा हुआ पूरा साका, तीसरा हुआ आधा साका। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो ढाई हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जो ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है वो है दोस्तों सोनारगढ़। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं इतिहास में ऐसे मत मिलते हैं। डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता ये कहता है कि दोस्तों जब लूणकरण भाटी को यह पता चला कि मेरे ऊपर, मेरे सैनिकों के ऊपर अटैक हो गया है, तब वह युद्ध के अंतर्गत तलवार लेकर के निकलता है। रानियां उसको तिलक करती है और रानी जो नौरंगदे थी, इस लूणकरण भाटी की पत्नी रानी नौरंगदे, वो नौरंगदे तिलक करके उसको कहती है कि राजा साहब आप तो युद्ध में मरने के लिए जा रहे हो, हमें किसके भरोसे छोड़ोगे आप, इसलिए आप अपनी गर्दन निकाल के हम सब रानियों की गर्दन काट दो। तो दोस्तों ऐसा सुनने में आता है कि लूणकरण भाटी ने पहले उन सब रानियों की गर्दन काटी, और गर्दन, उसको पता था कि युद्ध के अंतर्गत मुझे पता है कि इतने सारे मेरे दुश्मन मुझ पर अटैक कर दिए हैं और जौहर का समय मिलेगा नहीं, इसलिए सारी रानियों की गर्दन काटी। और उसके पश्चात में युद्ध क्षेत्र में लूणकरण भाटी कूदा और उसके पश्चात में ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार केसरिया तो होता है और जौहर नहीं होता है। इसलिए दोस्तों ये कहलाता है राजस्थान का एकमात्र ढाई साके वाला दुर्ग। ये देखिए दोस्तों, मेहरानगढ़ जो सोनारगढ़ जो किला है, उस सोनारगढ़ किले की कुछ तस्वीरें हैं, आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये यहां पर ये बुर्ज है, बुर्ज है, बुर्ज है, बुर्ज है, बुर्ज 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 बुर्ज। बुर्ज क्या होता है दोस्तों? देखिए बुर्ज ऐसा होता है जैसे कि मान लो ये कोई किला है, तो आप लोगों ने देखिए दोस्तों ऐसी एक संरचना निकलती है, देखिए बाहर गुंबदनुमा संरचना निकलती है ऐसी, और यहां पर दोस्तों इस जगह छेद होते हैं बंदूकें डालने के लिए, है ना, और यहां पर छेद होते हैं, ये छेद, जैसे ये बुर्ज दिख रही है दोस्तों, देखिए आगे बताऊंगा मैं आपको। ये देखिए दोस्तों यहाँ बुर्जें दिखती है और यहाँ छेद होते हैं। जब दुश्मन सेना चारों तरफ से घेर लेती है तो उन छेद में से गर्मा गर्म पानी डाला जाता है, गर्मा गर्म तेल डाला जाता था, ताकि दुश्मन सेना के ऊपर कुछ तो तबाही मचे। इसलिए यहां पर एक छेद रखे जाते थे, इसको बोलते हैं दोस्तों बुर्ज। और ये सर्वाधिक 99 बुर्जों वाला किला है, 99 बुर्जों वाला किला। दोस्तों राजस्थान का यह किला जिसमें सबसे ज्यादा 99 बुर्जें, परीक्षा में प्रश्न आ गया सबसे ज्यादा 99 बुर्जों वाला किला कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सोनारगढ़। यह परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न आएगा ही आएगा, जिसको आपको रट करके जाना है। यहां पर इसके भीतर यह एक बहुत विशाल लाइब्रेरी है, भीतर अंडरग्राउंड लाइब्रेरी है, जिसका नाम है जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार। यहां पर दोस्तों हस्तलिखित जैन पांडुलिपियां, ताम्रपत्र, भोजपत्र और काफी सारे ग्रंथ, बहुत बड़ा विशाल भंडार है, नीचे बहुत बड़ा भंडार है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेहरानगढ़ के अंतर्गत जो लाइब्रेरी है उसका नाम है मान सिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय। तो दोस्तों यहां सोनारगढ़ के भीतर जो ये लाइब्रेरी है इसका नाम है जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार। तो दोस्तों आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इसी जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार में हम जब चित्रकला पढ़ते हैं तो दो चित्रित ग्रंथ हैं, वो भी दोनों चित्रित ग्रंथ यहीं पर पाए जाते हैं। एक ग्रंथ का नाम सुना होगा दोस्तों आपने, 10 वैतालिक सूत्र चूर्णी और ओद निरुक्ति व्रति। दोनों नाम लिखता हूं मैं आपको, दो ग्रंथ आते हैं परीक्षा की दृष्टि से, वो आपको यहां मिलते हैं। चित्रित ग्रंथ दोस्तों, जो पहला चित्रित ग्रंथ है यहां पर पाया जाता है उसका नाम है 10 वैतालिक सूत्र चूर्णी।
10 वैतालिक सूत्र चूर्णी। और दोस्तों दूसरा चित्र है, उसका नाम है उद्य निरुक्ति वृत्ति। उद्य निरुक्ति वृत्ति, उद्य निरुक्ति वृत्ति। देखिए दोस्तों, ये जो दो चित्रित ग्रंथ है, जब चित्रकला के अंदर पढ़ते हैं तो बहुत प्राचीन चित्रित ग्रंथ है ये। तो ये दोनों चित्रित ग्रंथ भी इसी जीनभद्रसूरि ग्रंथ भंडार के अंतर्गत है। और इस जीनभद्रसूरि ग्रंथ भंडार में क्या क्या है? हस्तलिखित जैन पांडुलिपियों के विशाल भंडार है, ताम्रपत्र है, बहुत बड़े विशाल ग्रंथ है, भोजपत्र है, काफी सारी चीजें यहां आपको देखने को मिलेगी। अभी भी बताया, देखिए दोस्तों, ये गलियां देखो, यहां से गुजर रहे हैं गलियां, है ना, गलियां ही गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको तड़पावे, है ना। तो ये देखिए गलियां। तो अभी भी मैंने बताया दोस्तों, सर्वाधिक गलियों वाला किला। और देखिए ये ऊपर से देखो, ये देखो, रेत के समंदर में लंगर डाले हुए जहाज के समान आकृति वाला किला, है ना दोस्तों। तो ये देखिए सर्वाधिक गलियों वाला किला, रेत के समान है। आह क्या बात है। ये देखिए दोस्तों, शेर के समान अंगड़ाई लेता हुआ किला। ये शेर नजर आ रहा है, ऐसा किला, अंगड़ाई लेता हुआ दुर्ग, अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान किला। अब ये तो मैंने लिख दिया दोस्तों, ये कहावत है, उपमा दी गई है इसको। इस फोटो को देख करके आप अनुमान लगा सकते हो, है ना। ये शेर अंगड़ाई ले रहा है। ये दोस्तों सीन नजर आ रहा है रात्रि का। और दोस्तों यहां पर मैं एक लाल रिमार्क में करता हूं दोस्तों, देखिए यहां पर व्हाइट कर देता हूं मैं, ताकि आपको पता चलेगा। देखिए दोस्तों, एक लाइन तो ये रही, ये रही दोस्तों एक लाइन, ये देखो, है ना, एक लाइन ये रही। दूसरी लाइन ये रही, ये देखो, ये देखिए, इसका मतलब क्या है? ये परकोटा नंबर 1, ये परकोटा नंबर 2। कमरकोट या बोलते हैं दोस्तों पाडा। कमरकोट या पाडा क्या है? तो दोस्तों हो जाएगा दुर्ग के चारों तरफ का गागरे नुमा परकोटा, गागरे नुमा दोहरा परकोटा। तो दोस्तों गागरे नुमा दोहरा परकोटा, गागरे नुमा दोहरा परकोटा। तो दोस्तों ये भी एक प्रश्न है, कमरकोट या पाडा क्या है? तो दोस्तों ये किले के चारों तरफ का दोहरा गागरे नुमा, गागरे चौक। जब ऐसा आपको पता हो तो गागरा जब फैलता है तो इस प्रकार की संरचना बनती है, इसको दोस्तों कहते हैं कमरकोट। तो परीक्षा में आ जाए, मान लो, है ना भाई, परीक्षा के अंतर्गत आ गया, कह रहा भाई कमरकोट क्या है? तो दोस्तों आपको पता है कि जो सोनारगढ़ का किला है उसके चारों तरफ का फैला हुआ दोहरा परकोटा, कैसी संरचना? गागरे नुमा। एक मंदिर है दोस्तों, ये टिक्कम राय वैष्णव का मंदिर है। ये मंदिर है टिक्कम राय वैष्णव मंदिर, और ये दुर्ग के भीतर दुर्ग का दृश्य है। लक्ष्मी नारायण या लक्ष्मीनाथ का मंदिर है दोस्तों, ये लक्ष्मीनाथ का मंदिर है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है, विष्णु। जिस प्रकार दोस्तों आपको पता हो तो मेवाड़ का सिसोदिया राजवंश अपने राज्य का वास्तविक स्वामी एकलिंग जी को मानता है और स्वयं को दीवान मानता है दोस्तों। इसी प्रकार जैसलमेर का भाटी राजवंश के समस्त राजा अपने आप को दीवान मानते हैं, जबकि इस जैसलमेर राज्य का वास्तविक स्वामी लक्ष्मी नारायण मंदिर में विराजमान भगवान इस लक्ष्मी नारायण जी को मानते हैं। विष्णु की मूर्ति है, लक्ष्मी नारायण जी को मानते हैं। ये देखिए दोस्तों, दुर्ग के भीतर एक बाबा रामदेव का विशाल मंदिर है, बाबा रामदेव मंदिर। देखो बाबा रामदेव मंदिर, ये रहा बाबा रामदेव मंदिर की संरचना। आप भीतर प्रवेश करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो दोस्तों, श्री रामदेव मंदिर लिखा हुआ है ना, तो श्री रामदेव मंदिर है, ये बाबा रामदेव जी का मंदिर है। तो बाबा रामदेव जी का जो मंदिर है दोस्तों, वो भी इस जैसलमेर दुर्ग के भीतर है। स्वांग्या माता, आवड़ माता या आईनाथ का मंदिर, ये देखिए दोस्तों, आवड़ माता के सप्त स्वरूप हैं। ये देखिए मातेश्वरी विराजमान है, आवड़ माता के सप्त स्वरूप। और ये आवड़ माता 3 और 3 6 और स्वयं माता जी विराजमान है।
स्वांग्या जी, स्वांग्या माता मुड़ा हुआ भाला उनका प्रतीक होता है। स्वांग ग्राहिणी देवी कहलाती है और यह स्वांग्या माता भाटी राजवंश की कुल देवी है। भाटी राजवंश की कुल देवी स्वांग्या माता या आवड़ा। इसके अलावा रत्नेश्वर मंदिर है, रत्नेश्वर मंदिर है, गिरधारी जी और बांके बिहारी जी का मंदिर है, विनायक गणेश जी का मंदिर है, काफी सारे मंदिर इस दुर्ग के भीतर हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जिस व्यक्ति की संरचना आपको नजर आ रही है दोस्तों, ये है सत्यजीत रे। सत्यजीत रे जिनका जन्म 2 मई 1921 को हुआ, जन्म स्थान कोलकाता में है। पहली फिल्म बनाई थी पाथेर पांचाली। सम्मान मिला इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण, ऑस्कर, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 1992 में ये मर गए। ये पिक्चर है दोस्तों, ये बंगला में लिखा हुआ है सोनार किला, बंगाली भाषा में लिखा है सोनार किला। 1974 में ये फिल्म बनाई थी दोस्तों। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों कि सत्यजीत रे किस दुर्ग के ऊपर, किसने, सोनार किला जो सोनारगढ़ के ऊपर बनाई गई है उसका जो निर्माता है दोस्तों ये रहा सत्यजीत रे। 2 बार डाक टिकट जारी किए गए हैं। एक बार दोस्तों ये 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है 28 जनवरी 2009 को। दोस्तों 28 जनवरी 2009 को 5 रुपए का भारतीय डाक टिकट जारी किया गया इस सोनारगढ़ के किले के ऊपर। ये जैसलमेर का किला है, ये रहा जैसलमेर का किला। 5 रुपए का डाक टिकट। और अभी 29 दिसंबर 2018 को 6 पहाड़ी किलों के ऊपर जब डाक टिकट जारी किए थे, अभी मैंने आपको बताया भी था, चीकू गाजर आम 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया। 29 दिसंबर 2018 को 12 रुपए का भारतीय डाक टिकट जारी किया गया सोनारगढ़ के किले पे। ये 12, ये 2018 और ये सोनारगढ़ का किला। और ये देखो ये बुर्जे बना रखी है, बुर्जे सर्वाधिक 99 बुर्जों वाला किला। तो ये भी परीक्षा के अंतर्गत पूछा जाता है दोस्तों। 2 बार डाक टिकट जारी किए गए। एकमात्र दुर्ग जिसमें बिना चूने के पत्थर पे पत्थर रख करके बनाया गया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का केवल एकमात्र ऐसा किला जिसमें किसी चूने का प्रयोग नहीं किया गया, किसी में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया, सीमेंट तो उसमें थी नहीं। तो दोस्तों उसमें क्या होता था कि देखिए ऐसा एक पत्थर ऐसा जॉइंट करके बनाया, फिर दोस्तों इसके ऊपर क्या करते थे कि ऐसे जो पत्थर होते थे ना ऐसे सेट करते थे, जैसे बीच में से जॉइंट के ऊपर जॉइंट है ना, पत्थर के ऊपर पत्थर फंसाते थे। फिर ऐसे देखिए पत्थर के ऊपर पत्थर, इसमें जॉइंट एक फंसा दिया, तो पत्थर के ऊपर पत्थर को फंसा करके जॉइंट करते थे। तो पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके ये किला या दुर्ग बनाया गया है जिसमें किसी प्रकार के चूने का प्रयोग नहीं किया गया। दोस्तों देखिए ये देखो यहां पर दिख रहे हैं जॉइंट, ये देखो ये जॉइंट दिख रहे हैं पत्थर, केवल देखिए यहां पर देखो ये संरचना दिख रही है, ये देखो जॉइंट है। किसी प्रकार का चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ पत्थर पे पत्थर रख करके ये किला बनाया गया। यहां पर हॉलीवुड की प्राइम लोकेशन है। जैसलमेर के पर्यटन स्थल, यहां की विरासत हॉलीवुड के लिए प्राइम लोकेशन है। अब तक यहां पर कच्चे धागे फिल्म बनी है, कृष्णा, सरफरोश, टसन, रुदाली जैसी फिल्मों के साथ साथ कोका कोला, बोरोप्लस गोरा होने के लिए, पेप्सी, ये दिल मांगे मोर और हीरो होंडा जैसी कंपनियों के एड भी यहां शूटिंग हो गई है। देखोगे दोस्तों यहां पर कच्चे धागे, कृष्णा, सरफरोश, टसन, रुदाली, ये सारी फिल्म, कोको कोला, पेप्सी है ना, तो यहां पर खूब शानदार शूटिंग होती है। आप भी विवाह के पश्चात एक बार वहां जरूर जाएं ताकि आपको पता चलेगा कि कितना सुंदर किला है। चाहे आप वहां फोटो शूट करें, चाहे और कोई शूट करें, लेकिन आप जाएं जरूर, ठीक है। ये देखिए दोस्तों सर्वाधिक 99 बुर्जों वाला किला। ये देखिए बुर्जें आपको नजर आ रही है, बुर्जें। ये देखिए दोस्तों ये छेद नजर आ रहा है, ये खंड है ना, तो ये कि सर्वाधिक बुर्जें देखो, ये बुर्जें ऐसी बुर्जें होती है, बाहर निकली हुई संरचना है ना, इसलिए इनको बोलते हैं सर्वाधिक 99 बुर्जों वाला किला। ये प्रवेश द्वार है, एक है अक्षय पोल, सूरज पोल, भूता पोल जिसको गणेश पोल कहते हैं, हवा पोल जिसको रंग पोल कहते हैं। देखिए दोस्तों गाड़ी लेके आप जाते हैं तो आपको गाड़ी यहां खड़ी करनी पड़ेगी और यहां से आप भीतर प्रवेश करेंगे तो फर्स्ट में अक्षय पोल आएगा, फिर अंदर प्रवेश करते करते आप पूरे किले का भ्रमण करके आ जाओगे। ये देखिए दोस्तों
एक अंदर के भीतर का दृश्य है। ये रात्रि के अंतर्गत या सुबह दिन में ऐसा चमकता हुआ दिखाई देता है। ये जैन मंदिर है दोस्तों, भीतर के अंतर्गत जैन मंदिर बना हुआ है। ये दोस्तों एक किले की बाहरी संरचना है, इस प्रकार से दुर्ग दिखाई देता है। ये देखिए, अगर आपको बुर्ज समझ में नहीं आ रही हो तो ये देखो दोस्तों, ये बुर्ज है ना, ऐसे। ये अक्षयपोल देखो, अक्षयपोल ये रही, और इसके ऊपर ये शानदार तोरण बना हुआ है, शानदार तोरण। ये जरोखे है ना, ये देखिए, ये भीतर का दृश्य, ये देखो कितना अच्छा दृश्य है यार। अगर आप वहां जाओगे तो पता चलेगा, है ना। ये देखो दोस्तों, अक्षयपोल के ऊपर कलात्मक तोरण जिसकी बात कर रहा था मैं, कितना सुंदर तोरण है ना। देखिए आप, ये गणेश जी की स्थापना, ये अक्षयपोल के ऊपर बना हुआ तोरण है। देखो पत्थरों के ऊपर कितनी अच्छी कलाकृति कर रखी है दोस्तों। आज के बारे में तो हम इसके बारे में कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, इतनी अच्छी कलाकृति। देखिए, ये देखिए दोस्तों, कलाकृति। ये दोस्तों देखो, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, देखो जॉइंट। अब देखिए ये जॉइंट कर रखा है तो इसके ऊपर ये बड़ा सा पत्थर रख दिया, है ना दोस्तों। अभी देखिए ये जॉइंट है तो ये बड़ा सा पत्थर रख दिया, ये जॉइंट है दोस्तों तो इसके ऊपर ये पत्थर रख दिया। यानी कि एक जॉइंट को दबाने के लिए पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके इस प्रकार बनाया गया। ये दोस्तों इस चित्र में आपको क्या खास नजर आ रहा है, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा और कोई नहीं बताएगा, ये मेरी गारंटी है। इस चित्र को थोड़ा सा बड़ा करता हूं दोस्तों, फिर आप देखिए ये दोस्तों क्या नजर आ रहा है। देखो, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ये क्या चीज है दोस्तों? ये छत है, और ये छत किसकी बनी हुई है दोस्तों? लकड़ी की। देखो, ये देखो लकड़ी की छत। बस अपना आरपीएससी का क्वेश्चन यहीं से तैयार होता है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है, और इसको दीमक से बचाने के लिए गोबर और गोमूत्र का लेप कर रखा है, किया गया है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जिसकी छत जो है वो लकड़ी की बनी हुई है, कहीं आपको नजर नहीं आएगा दोस्तों। ये मैं आपको फोटो के साथ बता रहा हूं, प्रूफ के साथ। देखो ये दोस्तों ऊपर जब आप देखोगे तो जो छत है, ये देखो छत नजर आ रही है दोस्तों, ये छत दोस्तों लकड़ी की बनी हुई है। आप ताज्जुब करोगे कि इतना बड़ा दुर्ग खड़ा कर दिया और जिसकी छत लकड़ी की है, कितनी मजबूत लकड़ी होगी। अब कुछ सोनारगढ़ के किले के दृश्य देखते हैं और आपको पता लगेगा कि क्या सोनारगढ़ का दृश्य। देखिए दोस्तों क्या शीन है, शानदार। ये देखिए दोस्तों कितना अद्भुत दृश्य सोनारगढ़ का। पीछे की साइड में आपको जैसलमेर दिख रहा है, खूब सारे मकान दिख रहे हैं, और इधर ये आपको सोनारगढ़ का किला दिखाई दे रहा है। ये देखिए दोस्तों, प्रवेश करते हैं। गलियां तेरी गलियां, गलियां तेरी गलियां। ये देखिए दोस्तों, पीले पत्थरों से निर्मित सोने की तरह चमक रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सोनारगढ़। यह देखिए दोस्तों, यहां पर एक तोप रखी हुई है और यह रास्ता जा रहा है, यह सोनारगढ़ का किला है, और पीछे आपको सिटी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने अध्ययन किया है सोने की तरह स्वर्ण आभा से चमकता हुआ सोनारगढ़ का किला, जैसलमेर का किला जिसे गलियों वाला दुर्ग कहते हैं। रेत के समंदर में अंगड़ाई, रेत के समंदर में लंगर डाले हुए जहाज के समान, शेर के समान अंगड़ाई लेता हुआ किला, गलियों वाला किला। इतने सारे नाम हम जब याद करते हैं तब हमारे को पता चलता है कि अरे वाह क्या बात है। इसके चारों तरफ का जो गागरेनुमा परकोटा है जिसको कमरकोट कहते हैं, काफी सारी चीजें हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। फिर हम लोग एक
नए वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच।